अमरपुर गांव हिमालय की घाटी में बसा एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण गांव था। हर सुबह सूरज की पहली किरणें घने जंगलों के ऊपर से छनकर गांव की मिट्टी और खेतों को सुनहरी रोशनी से नहलाती थीं। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, पर दिल से बड़े और मजबूत थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती, महिलाएं अपने काम में व्यस्त रहतीं और पुरुष खेतों में मेहनत करते। राधिका इसी गांव की रहने वाली एक 18 साल की लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना और गांव के लोगों की सेवा करना। राधिका की माँ सावित्री एक स्नेही और दयालु महिला थीं, जो परिवार के लिए सब कुछ समर्पित करती थीं। पिता वीरेंद्र गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। वे कठोर स्वभाव के थे, पर अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। राधिका का बड़ा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता था और परिवार की जिम्मेदारियों को समझता था। राधिका को अक्सर अपने पिता में एक अनकही पीड़ा महसूस होती थी। वे घर में चुप रहना पसंद करते और कई बार गांव वालों की नजरों से बचकर अकेले कहीं चले जाते। राधिका के मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई। उस दिन बारिश हो रही थी। सावित्री मंदिर गई थी और राहुल शहर लौटा नहीं था। वीरेंद्र हमेशा की तरह खामोशी में बाहर बैठकर अखबार देख रहे थे। राधिका अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी। अलमारी में रखे पुराने कपड़े, किताबें और कुछ धूल भरे बक्से। एक बक्सा कुछ अलग सा था, लकड़ी का, किनारे से थोड़ा टूटा हुआ और ऊपर मोटी धूल जमी थी। उसने धीरे से खोला। अंदर कुछ पीले हो चुके कागज, पुराने फोटो और एक मोटी सी डायरी थी। डायरी बहुत पुरानी थी, लेकिन उसके पन्ने अब भी सलीके से जमे हुए थे। राधिका ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था 24 मई 1999। वीरेंद्र की कलम से। राधिका की सांसें थम सी गईं। यह उसके पिता की डायरी थी। डायरी के पन्नों से निकलता अतीत। आज मुझे फिर गांव की पंचायत ने बुलाया। मैंने जब जमींदार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग मेरे साथ थे, लेकिन बाकी डर गए। अब उन लोगों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच डाला है। मुझ पर चोरी और गबन का झूठा आरोप लगाया गया है। पंचायत ने सबूतों के बिना ही मुझे दोषी ठहरा दिया। मैं चुप रहा, क्योंकि अगर बोलता तो गांव जल उठता। सावित्री रोती रही। मैंने उसके आंसू देखे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे अपने अब मुझसे डरने लगे हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं सब कुछ सहूंगा, लेकिन अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। राधिका के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता ने इतना कुछ सहा है। गांव में जो कहानियां लोग फुसफुसाते थे, अब उन्हें सुनकर डर नहीं लग रहा था, बल्कि गुस्सा आ रहा था। उसके पिता को सिर्फ इसीलिए बदनाम किया गया था क्योंकि वे सच्चाई के पक्ष में थे, और सबसे बड़ा दुख ये था कि इस सच्चाई को कोई जानना ही नहीं चाहता था। राधिका ने डायरी बंद की, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर वह करवटें बदलती रही। सुबह होते ही वह माँ के पास पहुंची। माँ, उसने धीमे से कहा, ये डायरी किसकी है? सावित्री ने राधिका के हाथ में डायरी देखकर कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोली, तुम्हारे पापा की है। क्या उसमें जो लिखा है वो सब सच है? माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सिर हिलाने लगी। तो आप लोग चुप क्यों रहे इतने सालों तक? सावित्री ने गहरी सांस ली। क्योंकि सच बोलने से इंसाफ नहीं मिलता हर बार। कभी कभी सच बोलने से जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। तुम्हारे पापा टूट चुके थे, लेकिन हमारे लिए खड़े रहे। हमने सब कुछ सहा, ताकि तुम और राहुल इस दाग से दूर रहो। राधिका की आंखें भीग गईं, लेकिन अब वह खामोश रहने वालों में से नहीं थी। अगले कुछ दिनों में राधिका ने स्कूल के बाद गांव के पुराने लोगों से बात करना शुरू किया। वह उन बुजुर्गों से मिली जो उसके पिता के समय के साथी थे। कुछ लोग चुप रहे, लेकिन कुछ ने हिम्मत करके कहा, हाँ बेटी, तुम्हारे पिता सच्चे थे। बस उस वक्त गांव डर गया था। जमींदारों से कोई लड़ नहीं सकता था। उन्होंने ही ये झूठ फैलाया था। हम चुप रहे और तुम्हारे पिता को अकेला छोड़ दिया। राधिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, उनमें ज्वाला थी। जब गांव में ये बातें फिर से उठने लगीं, तो कुछ पुराने शक्तिशाली लोग नाराज हो उठे।
उस लड़की को समझाओ, पंचायत में एक आदमी बोला। जो बीत गया उसे मत कुरेदो। लेकिन अब राधिका चुप नहीं थी। उसने पंचायत में जाकर खुलकर कहा, मुझे अपने पिता की सच्चाई जानने का हक है, और अगर आप लोगों ने उस वक्त गलती की थी तो उसे मानने का भी साहस रखिए। गांव दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ लोग सच्चाई का साथ देने लगे और कुछ डर के कारण विरोध करने लगे। अब राधिका के मन में कोई भ्रम नहीं था। वह जान चुकी थी कि उसके पिता पर लगाए गए आरोप एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे। उसने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ जानने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह अपने पिता का नाम साफ करके ही दम लेगी। वह हर दिन स्कूल के बाद गांव के बुजुर्गों, पंचायत के पुराने रिकॉर्ड्स और कुछ सरकारी दस्तावेज देखने में लगी रहती। उसकी मेहनत को देखकर अब राहुल भी पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो गया था। राहुल ने शहर में अपने कॉलेज के एक दोस्त से मदद मांगी, जो पत्रकारिता पढ़ रहा था। उसने कहा, अगर तुम लोग सच्चाई को उजागर करना चाहते हो, तो सबूत और गवाह चाहिए, भावनाएं नहीं। यह सुनकर राधिका और भी दृढ़ हो गई। उसे पता था कि सच्चाई सिर्फ भावनाओं से नहीं निकलती, उसे साबित करना पड़ता है। राहुल और राधिका को पता चला कि जिस समय वीरेंद्र पर झूठे आरोप लगे थे, उस वक्त गांव के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। लेकिन आज वह रिपोर्ट कहीं नहीं थी। राधिका ने आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत वह रिपोर्ट मांगी। हफ्तों तक कोई जवाब नहीं आया। अंत में शहर से एक पुराने रिटायर्ड इंस्पेक्टर की मदद से उन्हें कुछ हाथ लगा। रिपोर्ट में लिखा था, आरोप साबित नहीं हो सके, कोई पुख्ता सबूत नहीं, गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते। लेकिन उस रिपोर्ट को दबा दिया गया था। यह देखकर राहुल हैरान था, लेकिन राधिका को जैसे आग लग गई हो। राधिका ने अब गांव के उन लोगों से मिलना शुरू किया जो उस घटना के समय गवाह थे। पहले तो सब चुप रहे, कुछ डर गए और कुछ ने टाल दिया। लेकिन फिर एक दिन एक बुजुर्ग महिला, बुआ जानकी, ने राधिका को अपने घर बुलाया। बेटी, उन्होंने कहा, तेरे बाबूजी गलत नहीं थे। उस दिन जब पंचायत में उन्हें दोषी ठहराया गया, मैं वहां थी। मैं जानती हूं कि वह झूठ था, पर क्या करूं, डरती रही जिंदगी भर। अब डर कैसा बुआ? राधिका ने कहा, अब तो बस सच बोलना है। बुआ ने राधिका को अपने पुराने कागज दिखाए, एक चिट्ठी जो वीरेंद्र को धमकी देने वालों ने भेजी थी। वह कागज आज भी सुरक्षित था। राधिका के पास अब दो चीजें थीं, वह पुलिस रिपोर्ट जो आरोपों को खारिज करती थी और गवाह जो अब सच बोलने को तैयार थे। राधिका ने तय किया कि अब उसे पंचायत के सामने जाना होगा। इस बार अकेली नहीं, सबूत और गवाहों के साथ। गांव की सभा बुलाई गई। गांव का चौपाल भरा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे। क्या सच में वीरेंद्र निर्दोष था? अब इतने साल बाद क्या फायदा? लेकिन अगर झूठ था तो इंसाफ होना चाहिए। राधिका सामने आई। राहुल, जानकी बुआ और दो अन्य गवाह साथ खड़े थे। उसने पंचायत के सामने वह पुलिस रिपोर्ट पढ़ी, चिट्ठी दिखाई और गवाहों से बयान दिलवाया। कुछ पंचायत सदस्य असहज हो उठे। ये सब अब क्यों? एक मुखिया बोला। राधिका ने नजरें मिलाकर कहा, क्योंकि अब तक आप सबने झूठ को चुपचाप स्वीकार किया, लेकिन मैं नहीं करूंगी। पंचायत के सामने जब गवाहों ने बयान दिए और जानकी बुआ ने धमकी भरी चिट्ठी सबके सामने पढ़ी, तब वहां सन्नाटा छा गया। गांव के मुखिया की आंखें झुक गईं। कई पुराने बुजुर्ग जो पहले चुप थे, अब बोलने लगे। हाँ, वीरेंद्र निर्दोष था। हम चुप रहे, हमसे गलती हुई। पंचायत का एक युवा सदस्य उठा और बोला, हमें वीरेंद्र जी से माफी मांगनी चाहिए और उन्हें गांव की इज्जत वापस देनी चाहिए। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं, जीत के थे। आज पहली बार उसके पिता का सिर गर्व से उठा था। जब राधिका ने पिता को यह सब बताया, तो वह कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मैंने जिंदगी भर सोचा कि सच्चाई बोलने से क्या मिलता है। आज तुमने दिखाया कि जब कोई डटकर लड़ता है, तो झूठ को झुकना ही पड़ता है। राधिका उनके गले लग गई। पापा, ये आपकी नहीं, हमारी जीत है। वीरेंद्र की आंखों में पहली बार सालों बाद सुकून था। अब गांव में बदलाव दिखने लगा। वीरेंद्र को पंचायत का सलाहकार बना दिया गया। लोग उनसे सलाह लेने आने लगे। राधिका का सम्मान हर ओर फैल गया।
राहुल ने पत्रकार मित्र की मदद से वीरेंद्र की कहानी एक स्थानीय अखबार में छपवाई। शीर्षक था, झूठ के अंधेरे से लौटता एक सच्चा आदमी। राधिका फिर से पढ़ाई में जुट गई। अब वह सिर्फ डॉक्टर बनने की नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने की तैयारी कर रही थी, जो न केवल लोगों का इलाज करे, बल्कि उनके हक के लिए भी लड़े। अब जब गांव ने वीरेंद्र के खिलाफ फैले झूठ को मिटा दिया था, राधिका और उसका परिवार एक नए आत्मविश्वास के साथ जीने लगे थे। राधिका की पढ़ाई पहले से और भी दृढ़ता के साथ चल रही थी। उसने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की, लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था। अब वह न्याय, सेवा और समाज में बदलाव की प्रतीक बन चुकी थी। राहुल ने उसे हर मोड़ पर सपोर्ट किया, और वीरेंद्र अब पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बेटी से बातें करने लगे थे। राधिका की कहानी अब गांव की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। जो लड़कियां पहले स्कूल जाने से डरती थीं, अब कहने लगीं, हम भी राधिका दीदी की तरह बनना चाहती हैं। गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई, जहां राधिका ने अपनी किताबें दान कीं। वह हर रविवार वहां आकर बच्चों को पढ़ाती। मुखिया ने कहा, ये लड़की सिर्फ वीरेंद्र की नहीं, पूरे गांव की बेटी है। परीक्षा का दिन आया। राधिका सुबह उठी, पूजा की, माँ के पैर छुए और चुपचाप वीरेंद्र के पास गई। आशीर्वाद दीजिए पापा। वीरेंद्र ने राधिका का माथा चूमा और कहा, तेरी हिम्मत ने मुझे फिर से जिंदा किया है। भगवान तुझे तेरी मंजिल दे। राधिका ने परीक्षा दी, और कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटीं। राधिका ने टॉप किया था। अब राधिका को शहर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। जब वह गांव से जाने लगी तो पूरा गांव स्टेशन तक उसे विदा करने आया। बच्चों ने फूल दिए, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, और वीरेंद्र की आंखों में गर्व के आंसू थे। सावित्री ने कहा, बेटी, हमें तुझ पर नाज है। जो तूने किया वो शायद हम कभी न कर पाते। राधिका ने स्टेशन पर कहा, मैं जरूर लौटूंगी डॉक्टर बनकर, और इस गांव की सेवा करूंगी। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन वह सिर्फ एक लड़की को नहीं, पूरे गांव के आत्मसम्मान को शहर लेकर जा रही थी। शहर में राधिका ने पढ़ाई शुरू की। यहाँ की दुनिया अलग थी, तेज, व्यस्त और प्रतिस्पर्धी। लेकिन राधिका अपनी जड़ों को नहीं भूली। वह हॉस्टल में उन छात्रों की मदद करती जो गांवों से आए थे। वह मेडिकल की पढ़ाई में जितनी माहिर थी, उतनी ही संवेदनशील भी। उसने मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रामीण स्वास्थ्य संगठन बनाया, जो गांवों में जाकर स्वास्थ्य जांच करता और बच्चों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करता। हर रविवार को वह कॉल पर अपने गांव के बच्चों को विज्ञान पढ़ाती और वहां की महिलाओं को स्वास्थ्य के अधिकार बताती। 3 साल बाद गर्मियों की छुट्टियों में राधिका गांव लौटी, अब एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट बनकर। गांव में अब बहुत कुछ बदल चुका था। वहां एक नई सड़क बन चुकी थी, प्राथमिक स्कूल में अब बच्चियां भी पढ़ने लगी थीं, और सबसे खास बात, वीरेंद्र अब गांव में खुले दिल से रहते थे। लोग उनसे सलाह लेने आते। राधिका ने गांव की पंचायत में महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक सेमिनार लिया, जहां उसने बताया कि कैसे महिलाएं अपनी बात खुलकर कहें, कैसे अपने शरीर को समझें, और कैसे समाज में चुप न रहें। राधिका अब सिर्फ वीरेंद्र की बेटी नहीं, अमरपुर की आवाज बन चुकी थी। गांव में उसके नाम पर एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था, डॉ. राधिका सेवा केंद्र। जिस लड़की ने अपने पिता का नाम साफ करने की जिद से शुरुआत की थी, वह अब दूसरों को खुद का सम्मान सिखा रही थी। उसने कहा, झूठ की सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी होती है, और सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी आवाज। 5 साल बाद राधिका गांव लौटी। अब वह पूरी तरह डॉक्टर बन चुकी थी। उसने सरकारी नौकरी लेने के बजाय गांव में रहकर सेवा करने का फैसला लिया। गांव के स्कूल में लड़कियां अब डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने के सपने देखती थीं। वीरेंद्र अब सुकून में थे। उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान अब सब कह देती थी। सावित्री मंदिर में हर दिन दिया जलाती, उसी विश्वास का जो एक माँ ने बेटी में देखा था। राहुल अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया था, जो युवाओं को सच के लिए लड़ना सिखाता था। राधिका की कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी,
वह उन लाखों लड़कियों की कहानी थी जो अपने सवालों से सच्चाई निकालती हैं, अपने हौसले से अन्याय को हिलाती हैं और अपनी नजरों से समाज को आईना दिखाती हैं। उसने अतीत की परतों को खोला, दर्द को समझा और सच्चाई को रोशनी में लाकर खड़ा किया। वह सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वह परिवर्तन थी।